हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो हम चैप्टर कॉन्टिन्यूसली कर रहे हैं, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत सारे कंसेप्ट्स की बात करी है। आज हम बात करेंगे कि कंडक्शन इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस क्या होता है, कैसे होता है और कौन कौन से फैक्टर उसको अफेक्ट करते हैं। तो लेट वी स्टार्ट आवर लेक्चर। सो अगर हम बात करें नेचर में कोई भी जो सब्सटेंस है, substances जो हैं they are categorized into two type. First one that is conductors and second one is non-conductors और insulators भी बोल सकते हैं। मीन्स अगर हम बात करें कंडक्टर्स और नॉन कंडक्टर्स या इंसुलेटर क्या होते हैं, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, ये आप फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो मीन्स दो सब्सटेंसेस विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम are called conductors, and those substances which does not allow the electric current to pass through them are known as insulators. ऐसे substances जो अपने में से इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देते उनको नॉन कंडक्टर्स होते हैं, यानी कि those which does not allow electric current to pass through them आर नोन एज इंसुलेटर्स। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हो ग्लास है, वुड है, ठीक है ना, प्लास्टिक है, रबर है, सिरेमिक मटेरियल है, पॉलीमर्स हैं। दीज आर कॉल्ड इंसुलेटर्स या नॉन कंडक्टर्स। पॉलीमर जो होते हैं बहुत कम कंडक्शन करते हैं, ठीक है। तो करंट टू पास थ्रू देम, फॉर एग्जाम्पल इसमें हम ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेटल्स हो सकते हैं जैसे कि कॉपर है, सिल्वर है, या फिर क्या हो सकते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हो सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हो सकते हैं जैसे कि एसिड है, बेस है या सॉल्ट है। एसिड, बेस और सॉल्ट। तो कंडक्टर्स एंड नॉन कंडक्टर्स सब्सटेंसेस को दो कैटेगरीज में, वैसे तो एक और बोल सकते हो सेमी कंडक्टर्स विच अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम पार्शियली, कंप्लीटली नहीं जाने देते, जैसे कि डोप्ड सिलिकॉन होता है, ठीक है ना, जर्मेनियम होता है, वो क्या होते हैं सेमी कंडक्टर्स होते हैं। एक और हो सकते हैं सुपर कंडक्टर्स जिनकी रेजिस्टिविटी ज़ीरो होती है और जो अपने में से बहुत ज़्यादा करंट को फ्लो करने देते हैं, ठीक है ना। यूजुअली सुपर कंडक्टर्स में मेटल को कंसीडर किया जाता है और एलॉयज को कंसीडर किया जाता है, और वो भी कब, जब उनका टेम्परेचर 0 केल्विन से 15 केल्विन के बीच में हो। तो मेटल्स अंडर दीज टेम्परेचर कंडीशंस दे बिहेव एज सुपर कंडक्टर्स, मीन दे हैव जीरो रेजिस्टिविटी एंड वेरी हाई कंडक्टिविटी इन द सॉल्यूशन। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो अपने में से करंट पास होने दे उनको कंडक्टर्स, और जो पास ना होने दे उनको क्या बोलते हैं, नॉन कंडक्टर्स बोलते हैं, जिसमें हमने बात करी इन सब चीज़ों की। देखो मेटल की तो मैंने बात करी ही, मेटल कंडक्टर होते हैं। सम नॉन मेटल्स लाइक कार्बन ब्लैक है, ग्रेफाइट है, वो भी क्या कर सकते हैं, दे कैन ऑल्सो बिहेव एज कंडक्टर्स। और अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक पॉलीमर्स और ऑर्गेनिक मेटल्स भी इनको बोल देते हैं, दे आर ऑल्सो बिहेव एज कंडक्टर्स। हमने कहा वैसे तो मेटल्स कंडक्टर होते हैं, लेकिन आजकल कुछ ऐसे सिरेमिक मटेरियल्स भी हैं, ऐसे ऑर्गेनिक पॉलीमर भी हैं जो कि बहुत बढ़िया इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं। अगर मैं ऑर्गेनिक पॉलीमर्स की बात करूं तो नाउअडेज, मैं इसको थोड़ा सा और डिफाइन करती हूँ, बताती हूँ, कहीं ना कहीं कभी कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो जो ऑर्गेनिक पॉलीमर्स हैं दे आर वेरी लाइट in weight and flexible, light in weight and very flexible. That is why organic polymers are used as a very good conductor nowadays. ट्रांजिस्टर्स वगैरह में भी इनका यूज़ किया जाता है कंडक्टर की फॉर्म में, ठीक है। तो 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऑर्गेनिक पॉलीमर्स को पहली बार डिस्कवर किया था। कंपाउंड्स हैं
काफ़ी सारे जो कि किसकी तरह बिहेव कर सकते हैं, दैट इज कंडक्टर्स की तरह बिहेव कर सकते हैं। तो कभी पूछ लें ऑर्गेनिक पॉलीमर्स क्या कंडक्टर होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन सिंपल अगर पॉलीमर की बात करें तो वो क्या होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं। ठीक है, तो अब जो ये हमने बात करी कि कंडक्टर्स जो हैं दीज आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप। वन इज मेटेलिक कंडक्टर एंड दीज आर ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। दूसरे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर एंड दीज आर ऑल्सो कॉल्ड आयोनिक कंडक्टर्स। मीन्स कंडक्टर्स आगे दो टाइप के हो सकते हैं, मेटेलिक कंडक्टर्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स हो सकते हैं। मेटेलिक कंडक्टर्स में एग्जाम्पल फिर से वही है, मेटल्स हैं जैसे कि कॉपर, सिल्वर एटसेट्रा। अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की बात करें, दीज इंक्लूड सॉल्ट, एसिड एंड बेस। एसिड एंड बेस। बच्चे जब हमने नॉन कंडक्टर्स की बात करी, इंसुलेटर की बात करी, तो हमने कहा कि नॉन मेटल हो सकते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस हो सकते हैं जो अपने में से इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देते। इसी में एक टर्म और ऐड करते हैं, जैसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, उसी तरीके से एक टर्म और होती है दैट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन कंडक्टर्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन कंडक्टर्स इलेक्ट्रिक करंट बहने नहीं देते, नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी अपने में से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होने देते। नॉन इलेक्ट्रोलाइट ऐसे सब्सटेंसेस हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्लूकोज है, शुगर है, यूरिया है, which are covalent in nature and they do not ionize in the aqueous solution। ये एक्वस सॉल्यूशन में आयोनाइज नहीं होते हैं, दैट इज वाई इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करते हैं। बच्चे हमें ये बात मालूम है, फिजिक्स में हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन या तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, वो मेटलिक कंडक्टर्स में होता है, या फिर फ्लो ऑफ आयंस के कारण होता है, वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में होता है, यानी कि सोल्ट में, एसिड में और बेस में होता है। लेकिन ऐसे भी सब्सटेंसेस हो सकते हैं, ऐसे भी सब्सटेंसेस हो सकते हैं जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करें, जो क्या ना हो, आयोनाइज ही ना हो। जैसे कि हमने कहा ग्लूकोज है, शुगर है, यूरिया है, अगर हम इनको पानी में डाल दें क्या ये आयोनाइज होंगे? नहीं होंगे। ग्लूकोज रिमेन्स ग्लूकोज, शुगर रिमेन्स शुगर, आयोनाइज नहीं होगा। इसमें आप बात कर सकते हो, जैसे मैं कहूँ HCl है, HNO3 है, दैट इज CH3COH है, कोई भी बेस ले लो, NaOH है, KOH है, ये सब क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये सब क्या हैं, दीज आर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स और आयनिक कंडक्टर। इनको जो मेटलिक कंडक्टर्स बोलते हैं होते हैं, इसको क्लास 1 कंडक्टर बोलते हैं। मेटलिक कंडक्टर्स आर नोन एज क्लास 1 कंडक्टर, और जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स होते हैं दे आर कोल्ड क्लास 2 कंडक्टर्स। ये भी बात ध्यान रखनी है कि मेटालिक कंडक्टर्स को क्लास 1 कंडक्टर्स और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, क्लास 2 कंडक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, अब फिर से बात करते हैं यहीं पर कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स हैं दीज आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप। वन इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और सेकेंड वन इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग और वीक को करने से पहले हम यहाँ पे जो हमने लिखा है ऊपर क्या कि मेटालिक कंडक्टर और जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स होते हैं उनके अंदर क्या डिफरेंस होता है, कैसे वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं, उसकी बात करेंगे। फिर वहाँ पे स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट पर पहुँचेंगे। अगर हम बात करें मेटालिक कंडक्टर और यहाँ पर हम बात करें इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। मेटालिक कंडक्टर्स जो होते हैं ऐसे कंडक्टर्स जिसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है तो बेसिकली यहाँ पर कोई भी केमिकल चेंजेस नहीं होते हैं, ठीक है ना, देयर इज नो केमिकल चेंज अकरिंग इन दिस। बट इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में क्या होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट पूरा का पूरा आयोनाइज हो जाता है तो यहाँ पर केमिकल चेंजेस होते हैं। यहाँ पर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ आयोन्स। यहाँ पे नो फ्लो ऑफ मैटर, यहाँ पर फ्लो ऑफ मैटर, ठीक है। तो लिखते हैं मेटलिक कंडक्टर्स इन दीज
फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किसके कारण होगा? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण। यहाँ पे ड्यू टू फ्लो ऑफ आयोन्स, मतलब कैटायन एंड एनायन। इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होगा यहाँ पे वो किसके कारण होगा? ड्यू टू फ्लो ऑफ कैटायन एंड एनायन। दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें यहाँ पे देयर इज नो केमिकल चेंज, यानी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज विदाउट अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विदाउट अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज। और यहाँ पे क्या होगा? देयर इज डिसोशिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन एक्वस और मोल्टन स्टेट, सो केमिकल चेंज अकर। यहाँ पर केमिकल चेंज होगा। यहाँ पर अब हम बात करें नो फ्लो ऑफ मास। यहाँ पर फ्लो ऑफ मास नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल होता है। यहाँ पर देयर इज फ्लो ऑफ मास इन टर्म्स ऑफ आयन्स। यहाँ पे आयन्स एक्सचेंज हो रहे हैं, इसीलिए मास का एक्सचेंज भी हो रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट अगर हम यहाँ पे बात करें, दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट इन सॉलिड एज वेल एज मोल्टन स्टेट। ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन सॉलिड स्टेट में भी और मोल्टन स्टेट में दोनों में भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर नो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन सॉलिड स्टेट। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट ओनली इन मोल्टन स्टेट और एक्वस स्टेट। मोल्टन और एक्वस स्टेट, सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करेंगे। एंड द लास्ट पॉइंट दैट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, दोनों पे ही बात करेंगे। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो कंडक्शन इन मेटल डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। देखिए ये मैं थोड़ा फास्ट इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा बेसिक्स चीज़ें हैं, ठीक है। कंडक्शन इन मेटल इज ड्यू टू डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। यहाँ पे सोचने वाली बात है, लेकिन इस केस में क्या होगा? कंडक्शन इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। यहाँ पर कंडक्शन इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। देखिए बच्चे यहाँ पर क्यों इंक्रीज होगा, पहले यहाँ की बात करते हैं। यहाँ पर इसीलिए इंक्रीज होगा क्योंकि जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे आयोनाइजेशन इंक्रीज करेगा, मतलब नंबर ऑफ आयन्स भी इंक्रीज करेंगे, काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करेगी, मतलब मूवमेंट ऑफ आयन भी इंक्रीज करेगी। बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं और ये सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं कि आयनाइजेशन बढ़ेगी तो नंबर ऑफ आयन्स बढ़ेंगे, लेकिन वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो ऑलरेडी 100% आयनाइज होता है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मूवमेंट ऑफ आयन बढ़ेगी, और मूवमेंट ऑफ आयन बढ़ेगी तो सीधी सीधी बात कंडक्शन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन इंक्रीज होता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करें, हमने एक मॉडल पढ़ा था 11th क्लास में, सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? ये जो कर्नल्स हैं, ये जो पॉजिटिव चार्ज हैं, इनको हम बोलते थे दीज आर नोन एज कर्नल्स, ठीक है। ये तो इलेक्ट्रॉन्स हैं ही, नेगेटिवली चार्ज स्पेसिस। तो कोई भी स्पेसिस ऐसे होती है, पॉजिटिव चार्ज कर्नल्स और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तब इलेक्ट्रिक करंट बहता है। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं बच्चे, तो यहाँ पे ये जो कर्नल्स होते हैं ये दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग। कर्नल्स क्या करते हैं? वाइब्रेशन स्टार्ट कर देते हैं, और जब ये वाइब्रेशन स्टार्ट करते हैं
तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से वहाँ, इधर से उधर ऐसे घूम रहे थे, ये कर्नल्स दे ऑब्स्ट्रक्ट द मूवमेंट ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स, इन इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट के फ्लो को रोकते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं बात को। इसीलिए टेम्परेचर के बढ़ाने से मेटलिक कंडक्शन क्या करती है, डिक्रीज करती है ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन विच इज क्रिएटेड बाय द मूवमेंट ऑफ द कर्नल्स ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से कर्नल्स की मूवमेंट बढ़ेगी और उन कर्नल्स की मूवमेंट बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है फ्लो करने का वो ऑब्स्ट्रक्ट होगा, उसमें कुछ बाधा हो जाएगी उत्पन्न, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज वाई द कंडक्टिविटी क्या करते हैं, कंडक्शन डिक्रीज करती है। तो ये कुछ डिफरेंसेस होते हैं किसके अंदर, मेटलिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के बीच में। अब हमने बात करी थी, मैंने लिखा था कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं, दैट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं दे आर ऑफ टू टाइप, वन इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, अनदर वन इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मीनिंग होता है ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो आयोनाइज हो जाए 100%, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस, या साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, न्यूट्रल साल्ट हम उसको बोल सकते हैं। तो दोज इलेक्ट्रोलाइट विच आयोनाइज completely in solution, completely in solution are known as strong electrolyte। उसमें हमने कहा कौन हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स दोज इलेक्ट्रोलाइट विच आयोनाइज पार्शियली, विच आयोनाइज पार्शियली मीन्स जो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते, 100% आयोनाइजेशन नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर आप एग्जांपल लिखें वीक इलेक्ट्रोलाइट में हम लिख सकते हैं वीक एसिड एंड वीक बेस, या साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, ऐसे भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, एसिडिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड है, ठीक है, बोरिक एसिड है H3BO3, ये भी क्या है, वीक एसिड है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड है NH4OH। तो आप जो भी वीक होंगे वो 100% आयोनाइज नहीं होंगे। देखो एसिडिक एसिड का आयोनाइजेशन तो हमने बहुत बार देखा है +1 क्लास में कि एसिडिक एसिड ऐसे आयोनाइज करता है CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, कभी भी 100% आयोनाइजेशन इसके अंदर नहीं होता है। तो ये क्या हुए, वीक इलेक्ट्रोलाइट और क्या हुए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो हमने बात करी किस तरीके से सब्सटेंसेस को हम कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, नॉन कंडक्टर्स, सेमी कंडक्टर्स, इस तरीके से उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब हम एक छोटा सा टॉपिक और करेंगे, दैट इज इफेक्ट ऑफ कंडक्टेंस ऑफ डिफरेंट फैक्टर या फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। बट क्योंकि इस चैप्टर में हम बात कर रहे हैं कि इसकी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस की, तो हमारे जो सिलेबस में है इस बार वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, मेटलिक कंडक्टर्स नहीं है। तो हमारा जो टॉपिक है मेन डिस्कशन का वो क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रोलाइट के कंडक्शन को अफेक्ट करते हैं, उनकी हम बात करेंगे। देखिए सबसे पहले नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, देखिए सीधी सीधी बात है, अगर इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग हुआ 100% आयोनाइज हो जाएगा, नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ आयन ज़्यादा होंगे तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा होगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट हुआ तो आयनाइज कम होगा, अगर आयनाइज कम हुआ तो आयंस कम हुए, आयंस कम हुए तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन क्या हुआ, कम हुआ। तो मीन्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या करेंगे, आयोनाइज कंप्लीटली, और कंप्लीटली आयोनाइज करेंगे तो नंबर ऑफ आयंस क्या होगा, इंक्रीज, और इंक्रीज होगा तो कंडक्शन भी क्या होगा,
इंक्रीज। ठीक है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। वीक होंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर होंगे तो क्या होगा बच्चे, आयोनाइज या नॉट आयोनाइज कंप्लीटली, क्या होंगे, लेस नंबर ऑफ आयन, सो लेस कंडक्शन, लेस कंडक्शन, क्योंकि हमने कहा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस में कंडक्शन तो आयंस के कारण ही होता है, पॉजिटिव नेगेटिव के कारण। अगर आयंस ही कम होंगे तो कंडक्शन भी क्या होगा, कम होगा। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेंगे तो कंडक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। सेकेंड अगर हम बात करें, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। देखिए अगर सॉल्वेंट हुआ पोलर, क्योंकि जितने भी हम इलेक्ट्रोलाइट्स ले रहे हैं वो पोलर हैं, आयोनिक हैं। अगर सॉल्वेंट पोलर हुआ, हमने कहा पोलर, पोलर का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, पोलर चीज़ें पोलर सॉल्वेंट में ज़्यादा घुलेंगी, ज़्यादा घुलेंगे तो ज़्यादा आयनाइज होंगी, ज़्यादा आयनाइज होंगी तो कंडक्शन भी ज़्यादा होगा। सीधा सा कॉन्सेप्ट मीन्स अगर सॉल्वेंट पोलर होगा तो कंडक्शन ज़्यादा होगा। ठीक है ना, पोलर सॉल्वेंट डिसॉल्व इलेक्ट्रोलाइट completely and hence more conduction, more conduction, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। तो अगर और ये भी बोल सकते हैं कि जो सोल्यूट और सॉल्वेंट इंटरेक्शन है वो भी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। सोल्यूट और सॉल्वेंट इंटरेक्शन भी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तीसरी अगर हम बात करें नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। टेम्परेचर, अभी भी बात करिए कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, नंबर ऑफ आयोन्स भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। लेकिन किस केस में, इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन एक चीज़ और होगी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में, डिक्रीज इन इंटर आयोनिक इंटरेक्शन इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग एज वेल एज वीक, स्ट्रॉन्ग एज वेल एज इन वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर जो इंटर आयोनिक इंटरेक्शन है या इंट्रैक्शन है जो एक दूसरे के बीच में, अगर वो घटेंगे तो मोबाइलिटी ऑफ आयंस बढ़ेगी, अगर मोबाइलिटी ऑफ आयंस बढ़ेगी तो कंडक्शन बढ़ेगी, सीधी सीधी बात है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, लेकिन नंबर ऑफ आयन बढ़ेंगे सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो ऑलरेडी आयोनाइज होते हैं। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, दूरी बढ़ जाएगी एक दूसरे के बीच में, आयन से एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, मोबाइलिटी बढ़ जाएगी एंड हेंस टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं सॉल्वेशन ऑफ आयन और साइज ऑफ आयन, सॉल्वेशन ऑफ आयन और साइज ऑफ आयन। देखिए हमने पढ़ा है जैसे लिथियम था, हमने कहा लिथियम का साइज वैसे तो छोटा होता है, लेकिन सॉल्वेशन ज़्यादा होने के कारण लिथियम का साइज बड़ा हो जाता है। हाइड्रेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हम एस ब्लॉक के अंदर। तो लिथियम जितना छोटा होता है हम कहते हैं उतना ही मोटा हो जाता है। क्यों? हाइड्रेशन एनर्जी के कारण बहुत सारे आयंस को अपनी तरफ खींच लेता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीज करती है और साइज़ बड़ा हो जाता है। जब साइज़ बड़ा हो जाएगा तो मोबाइलिटी घट जाएगी। मोबाइलिटी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। इसका मतलब सॉल्वेशन ऑफ आयन जितना कम होगा, लेसर द सॉल्वेशन एंड स्मॉलर द साइज, स्मॉलर द साइज, more will be मोबाइलिटी। और मोबाइलिटी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? कंडक्शन के, मोर द कंडक्शन। तो सॉल्वेशन ऑफ आयंस और साइज ऑफ आयन क्या होगा? अगर छोटा होगा तो कंडक्शन उतनी ही ज़्यादा होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। एक बात और कर लेते हैं, दैट इज कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सीधी सी बात है
डाइल्यूशन जितना ज़्यादा होगा, कंसंट्रेशन जितनी कम होगी, या कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी, कंसंट्रेशन अगर जितनी ज़्यादा है इंटर आयनिक अट्रैक्शन उतने ज़्यादा होंगे, इंटर आयनिक अट्रैक्शन अगर ज़्यादा होंगे मोबाइलिटी कम होगी, मोबाइलिटी कम होगी तो कंडक्शन ज़्यादा होगी। इसका मतलब अगर आप डाइल्यूशन करेंगे उससे क्या होगा, नंबर ऑफ आयन्स बढ़ेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगी वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो ऑलरेडी आयनाइज होता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या बढ़ेगा, दूरियां बढ़ जाएंगी कैटायन और एनायन के बीच में। इसका मतलब कंसंट्रेशन डिक्रीज करने से क्या होगी, मोबाइलिटी इंक्रीज होगी। ऑन डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन, या ये बोल सकते हैं ऑन डाइल्यूशन क्या होगा, इंटर आयोनिक इंटरेक्शन डिक्रीज, इंटर आयनिक इंटरेक्शन क्या होंगे, डिक्रीज, और मोबाइलिटी ऑफ आयन इंक्रीज, ऑफ आयंस इंक्रीज, एंड हेंस कंडक्शन इंक्रीज। So these are some of the factors which affect the conduction in the electrolytic solution, जिसमें हमने बात करी बच्चे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होता है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का क्या फ़र्क होता है, सॉल्वेशन का क्या फ़र्क होता है, साइज ऑफ आयन का क्या फ़र्क होता है। अच्छा, एक चीज़ और कर सकते हैं हम, दैट इज़ इलेक्ट्रोलाइट जितना ज़्यादा गाढ़ा होगा, डेंसिटी क्या वर्ड हम इसके लिए यूज़ करें, गाढ़ा जितना भी ज़्यादा होगा। जैसे अगर मैं बात करूं, हमारे पास ग्लिसरीन है और वाटर है, तो ग्लिसरीन क्या है, वो ज़्यादा गाढ़ा है, तो उसमें किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की मोबाइलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस तरीके से हम एक पॉइंट और कंसीडर कर सकते हैं। तो ये सब फैक्टर्स क्या करते हैं, अफेक्ट द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप इसको अच्छे से पढ़िए। स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे।